Assalamualaikum. Hope you all are doing very good and welcome back to my YouTube channel and welcome back in another video जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है उनके लिए जो कि बाकी कहीं जाना चाहते हैं और जो कि घर में बैठ के स्क्रॉल करना चाहते हैं उनके लिए वो बहुत ही बोरिंग वीडियो होने वाली है। तो टॉपिक तो बताओ। टॉपिक ये है कि हम अपना प्रोसेस बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हमारा यूके जाने में लगा, यूनिवर्सिटीज़ प्रोसेस स्टार्टिंग में बताएंगे, उसके बाद वीज़ा टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या प्रोसीजर्स थे, क्या स्टेप्स थे जो कि हम लोगों ने फॉलो किए, किन मिस्टेक्स को हमें मतलब कवर करना पड़ा क्योंकि हम नहीं जानते थे, हमारे लिए फर्स्ट एक्सपोजर था, हमें नहीं पता था यूट्यूब पे हम वीडियोस देख के थोड़ा सा एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 1। जी, तो स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपने करना ये है कि घबराना नहीं है और फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप स्पाउस केस में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको करना ये है कि अपना CNIC वैलिड CNIC अपडेट करवाना है नादरा से, क्योंकि आपकी वाइफ के CNIC में जहाँ फादर नेम लिखा होता है वहाँ पे हस्बैंड नेम आना ज़रूरी है, इससे आपकी शादी वेरीफाइड भी होती है। और सेकंड आपको अपने सारे सर्टिफिकेट निकलवाने हैं, निकाह सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट आपको अगर इंग्लिश में निकलेगा यूनियन काउंसिल से, और आपको नादरा से एक FRC ऑनलाइन अप्लाई करना जिससे आप पूरी वेरीफाइड हो रहे हो कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं। क्योंकि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ स्पाउस केस होता है ना, इसमें ये हस्बैंड वाइफ वाली वेरिफिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत हाई होती हैं, तो उनके सारे लेवल्स को क्रॉस करना होता है, इसलिए हम सारे अपने सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाते हैं पासपोर्ट की तरफ, क्योंकि जैसे CNIC बन के आ जाता है स्पाउस केस में बनवाना पड़ता है, बाकी तो आपका बना हुआ होता है ऑलरेडी। जैसे ही CNIC बन के आ जाता है तो हम डायरेक्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। पासपोर्ट आता है अर्जेंट बेसिस पे, कुछ लोग बनवाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल बेसिस पे बनवाते हैं, डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए डिले तो नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेप है उसमें आपको अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशंस चेक करनी होती है कि आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद हैं कि नहीं, जिसके अंदर कुछ मस्ट हैव डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जैसे कि आपके पास आ जाती है अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री एंड बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आपके पास IELTS की डिग्री होनी चाहिए। ये कुछ कंट्रीज़ होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़, जहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और कहीं कहीं पे नहीं भी होती, तो डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर अप्लाइंग एंड डिपेंड अपॉन द कंट्री ऑल्सो। तो IELTS की डिग्री होनी चाहिए, हमें तो रिक्वायरमेंट थी, हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। और आपके पास 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए यूनिवर्सिटी के, जो आपके टीचर रहे हैं उनके 2 रेफरेंस लेटर आप होने चाहिए। अगर आप किसी वेल नोन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ की कोई भी 2 टीचर्स जो हैं वो आपको रेफ़र कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए, बिकॉज जो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं दे नीड्स टू नो कि आपके बैक हैंड पे कोई ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड या टीचर्स एनी स्टाफ कोई है जो कि आपको रेफ़र कर सकता है एटलीस्ट हमारे लिए। और आपको ऑल एकेडमिक डिग्रीज जो होती हैं आपके मैट्रिक बेस से लेकर आपके इंटर बेस तक, बैचलर बेस तक, आपको सबके सर्टिफिकेट के साथ डिग्रीज आपको रिक्वायर्ड होती है जी। उसके बाद आप क्या करते हैं, अच्छा अगर आपने अपना IELTS स्टिल स्टार्ट नहीं किया होता, जो कि हम लोगों ने काफ़ी लेट किया था, तो आप जो है इस वाले स्टेप में ही अपना IELTS जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप YouTube से कहीं से भी IELTS की आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं यू नीड टू नो दैट उनको क्या स्कोर रिक्वायर्ड है IELTS का। हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसमें हमें रिक्वायर्ड था 6.5 आई गेस। वैसे बेसिक जो चलता है वहाँ पे 6 चलता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज रिक्वायर्ड मांगती है, आपकी डिपेंड करता है आप किस फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं। किसी फील्ड में आपको 6 भी चल जाता है, किसी फील्ड में आपको 6.5 लेना होता है। हाँ, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे मौजूद होता है ना ये चीज़। ये आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप वेबसाइट में जाएं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाएं तो आपको सारी रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। अच्छा, अब आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट है, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, तो आपको क्या करना है, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमने जो है वो कंसल्टेंट की हेल्प ली थी, बिकॉज हमारे पास हमारा ये फर्स्ट एक्सपोजर था फैमिली में भी और वैसे भी, तो इसलिए हमने कंसल्टेंट को अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन दी, उसने स्कैन करके सारी कॉपीज़ हमारी एडमिशन एप्लीकेशन के साथ अटैच की और यूनिवर्सिटी को मेल कर दी। सो यहाँ तक जो है सारे प्रोसेस जब हो जाते हैं, इतने में आपके पास यूनिवर्सिटी जो है कुछ 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में एक लेटर इशू करती है। 1 हफ्ता भी ले सकते, 2 हफ्ते भी लेते, मिनिमम टाइम आपको बताऊँ 1 हफ्ते में आ जाता है और मैक्सिमम टाइम 15-20 डेज। अच्छा, तो हमारे केस में हुआ ये था कि हमने IELTS नहीं दिया था, हमने खाली सिर्फ अप्लाई किया था डिग्रीज़ के बिहाफ पे और पासपोर्ट के बिहाफ पे,
तो यूनिवर्सिटी ने हमको कंडीशनल लेटर दिया था जिसमें हमसे रिक्वायरमेंट मांगी थी कुछ डॉक्यूमेंट्स की, जो हमारे पास मिसिंग डॉक्यूमेंट्स में थे। 2 रेफरेंस लेटर हमारे पास नहीं थे, और IELTS की डिग्री नहीं थी हमारे पास, और CV नहीं थी हमारे पास, अपडेट CV। तो मेक श्योर कि CV हो, अपडेट हो। अगर आप CV में कोई अपना कोई ये बताना वर्क एक्सपीरियंस ऐड करते हैं CV में, तो मेक श्योर कि आपके पास सर्टिफिकेट उस जगह का सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस लेटर हो, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटीज मोस्टली क्या बाहर की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, अगर आप CV में कोई अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हैं तो वो आपसे कंडीशनल लेटर में आपसे मांग सकती है कि आपका सर्टिफिकेट क्या है जो आपने काम किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंडीशनल लेटर का मतलब होता है आपको वो सारी जो कंडीशनल गिवेंस होती हैं, सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है, यूनिवर्सिटी को मेल करना होता है, और इधर वे आपको पोर्टल पे वो चीज़ें अपलोड करनी होती हैं। उसके बाद जब ये आप सारी चीज़ें पूरी कर देते हैं जो यूनिवर्सिटी मांग रही होती है, यूनिवर्सिटी भेजती है आपको एक अनकंडीशनल लेटर, अनकंडीशनल ऑफर लेटर, जिसका मकसद ये है कि अब हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें आपको बताया जाए आपकी फ़ीस आपने कितनी पे करनी है और आपको कितनी की स्कॉलरशिप मिली है आपकी प्रोफाइल के बिहाफ पर, क्योंकि आप सारे डॉक्यूमेंटेशन इनको देते हैं तो आपका प्रोफाइल चेक करते हैं, उसके बिहाफ पे आपको ये लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप देते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं फीस पे। आप डिस्काउंट बोल सकते हैं, ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, तो वेरी करता है आपके प्रोफाइल पे। इसी लेटर के ऊपर ये जो ऑफ़र होती है ना कि हम आपका एडमिशन आपको एज ए स्टूडेंट कंसीडर कर रहे हैं, उस पर वो आपको कुछ इनिशियल डिपॉजिट बताते हैं फ़ीस का, जो कि आपको पे करना होता है किसी भी टाइम पीरियड में, मतलब ज़्यादा डिले नहीं और ज़्यादा जल्दी भी अगर नहीं। आप ज़्यादा डिले कर देंगे अगर इनिशियल डिपॉजिट को, जैसे हमने काफ़ी डिले कर दिया था, एंड टाइम में क्या था, अगर हम मज़ीद डिले करते तो हमको सीट नहीं मिलती सिक्योर। आप डिपॉजिट करते हैं तो आपकी सीट सिक्योर हो जाती है, पक्की आपको मिलनी नहीं अभी भी, लेकिन अभी फिर सीट सिक्योर हो गई कि आपकी सीट हो जाएगी अगर आप इनकी बाकी कंडीशन से गुजर जाएंगे तो। और जब आप लोग फ़ीस वगैरह पे कर देते हैं तो फिर उसके बाद वाला प्रोसीजर होता है, आपको सारी स्लिप्स यूनिवर्सिटी को शो करनी होती है, कंफर्मेशन होती है सॉर्ट ऑफ, फिर यूनिवर्सिटी आपको एक ईमेल करती है जिसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन होता है, जो कि आपको बोल रहे होते हैं कि आप जब हमारे पास परमानेंटली एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, और अगर आप नहीं रिजेक्ट करते हैं या डिक्लाइन करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको मेरे ख्याल से वापस रिफंड कर देती है। आपको फुल, आपको जितनी आपने अमाउंट की थी टैक्स के अलावा, आपको टैक्स रिफंड नहीं होता, जितनी आपने उनको अमाउंट दी थी पाउंड के हिसाब से उतनी आपको रिटर्न हो जाती है, और रिटर्न भी उसी पैसों में होती है जिस टाइम पाउंड का रेट चल रहा था। खैर, और उसके बाद फ़ीस पे करने के बाद अगर आप एक्सेप्ट करते हैं ऑफ़र, तो यूनिवर्सिटी आपका एक शेड्यूल करती है इंटरव्यू, जिसको बोलते हैं प्री कैश इंटरव्यू, जो कि बहुत ज़रूरी होता है यूनिवर्सिटी के लिए। और उसके क्या क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चीज़ें, वो सब आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। प्लस इन केस अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा होगा तो वो आपको सारे क्वेश्चंस बता देगा, यू नीड टू प्रिपेयर दैट। और फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, इंटरव्यू के विद इन 2 और 3 डेज़ आपका रिप्लाई आ जाता है कि अगर आप पास हैं तो भी बता देते हैं, लेकिन अगर आप फेल हैं तो आप रिजेक्ट हैं तो भी आपकी फ़ीस आपको रिफंड हो जाएगी। एग्जैक्टली। और मैंने जो है जब इंटरव्यू पास किया था तो मुझे उसी के नेक्स्ट डे नहीं 14 और 15 आवर्स के बाद मुझे रिप्लाई आ गया था ईमेल के थ्रू। और मेरा जो भी सारा प्रोसेस था वो, क्योंकि मेरे कंसल्टेंट ने मेरे ईमेल को रखते हुए किया था, तो यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट लिंक जो था वो मेरा था, और CC में वो रखते थे मेरे कंसल्टेंट को। दिस वाज द बेस्ट थिंग। जितना भी प्रोसेस है हमने अपना खुद से ही किया है, लेकिन हमने कंसल्टेंट से पूछताछ किया है कि किस तरह मेल करनी है, क्या करना है, लेकिन हमने अपने हाथों से किया है तो हमारा काफ़ी सिक्योर था अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अगर आप प्री कैश इंटरव्यू पास कर लेते हैं अपना, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लिंक आता है जिसको बोलते हैं कैश शील्ड, जो कि बहुत 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 ज़रूरी होता है। और उसके अंदर होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन प्लस सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके दोबारा से लगाने होते हैं। फिर आप जो है ये जब सारी चीज़ें कंप्लीट करते हो तो जब सेंड करते हो यूनिवर्सिटी को उस लिंक के अंदर ही, यानी एक पोर्टल बना हुआ होता है उस लिंक के अंदर, तो आपको यूनिवर्सिटी इशू करने वाली होती है कैश लेटर। कैश लेटर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये सारे प्रोसेस के अंदर, बिकॉज इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ स्पॉन्सरशिप जो कि यूनिवर्सिटी आपको दे रही होती है। दिस मीन्स कि अगर आपके पास कैश लेटर आ गया तो यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर कर रही है वीज़ा के लिए, आपको स्टूडेंट वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा उस कंट्री का, आपसे वीज़ा वाले इमिग्रेशन वाले ज़्यादा आपको तंग नहीं करेंगे। सो ये कैश लेटर इज़ टू इम्पॉर्टेंट। कैश लेटर के बिहाफ में ही सब कुछ है, आप वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकते विदाउट कैश। अगर आप स्टूडेंट स्पॉस वीज़ा में जा रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा में जा रहे हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं हो वीज़ा के लिए अगर आपके पास कैश लेटर नहीं है, क्योंकि कैश लेटर एक मेन डॉक्यूमेंट है जो कि वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होता है, स्टूडेंट वीज़ा या स्टूडेंट स्पॉस वीज़ा जिसमें आप जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कैश लेटर एक समझे कि इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो
तो इमिग्रेशन वाले और वीज़ा वाले आपको बहुत तंग करते हैं। लेकिन कैश लेटर जो एक तरह से यूनिवर्सिटी की स्पॉन्सरशिप है, यूनिवर्सिटी इज़ स्पॉन्सरिंग यू एज एन एप्लीकेंट, तो जब आपके पीछे स्पॉन्सरशिप का हाथ होगा तो आपको कोई तंग नहीं करेगा, आपका वीज़ा बहुत जल्दी आ जाएगा, ट्रस्ट मी, इन केस अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सही है। अच्छा, इस सब के बीच में मैं एक स्टेप बताना भूल गई हूँ, वो ये है कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, जो कि होता है टीबी टेस्ट का। ठीक है, वो टीबी टेस्ट होता है, यूकेवीआई लैब होती है, कोई एक ही सेंटर है कराची में। अगर इन केस आप कराची से हो, डिफरेंट सिटीज़ के डिफरेंट सेंटर्स हैं, वहाँ से आपको कराना होता है। वो कैश शील्ड के अंदर आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो है वो लगाना होता है। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट आपको अपॉइंटमेंट डेट देख के इस कैश लेटर से पहले वाले जो दिन होता है उनमें करा के रखना होता है। ठीक है, और जब आपका कैश लेटर आ जाएगा तो उसके बाद लास्ट स्टेप जो होगा वो आपका सिर्फ वीज़ा का होगा। आपको वीज़ा अप्लाई करना है, उसका क्या प्रोसीजर था, हमने क्या प्रोसेसेस किए, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी जो है इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें, ईच सिंगल थिंग जो है वो हमने एक तरह से कवर अप कर दी है, सम अप कर दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, कोई सा भी एडमिशन हो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं। एक और चीज़, इन केस अगर आपका कोर्स डिफरेंट है, अकाउंटिंग है, कुछ और है, तो उसमें हो सकता है आपको आइल्स की जगह टॉफिल करना पड़े। इस तरह कुछ चीज़ें हैं जो जगह जगह वेरी करती हैं, कंट्री टू कंट्री, कोर्स टू कोर्स एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपने स्टेटमेंट में बताया। अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब आप कैश शील्ड अप्लाई करने की तरफ जाते हैं तो तीन उससे डॉक्यूमेंट, पहले 2 डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं आपको। एक तो टीबी टेस्ट चाहिए आपका। टीबी टेस्ट ये है कि आपको ऑफर लेटर आ गया, आप आराम से करवा लें। टीबी टेस्ट आपको किसी आप अपॉइंटमेंट ले लें टीबी टेस्ट से। और दूसरा है कि स्टेटमेंट आपको जमा करवानी पड़ेगी 28 डेज़ की, जो कि कितनी होगी आपको कंसल्टेंट बताएगा। वो वेरी करता है आपने कितनी फ़ीस पे की है, किस लंदन में रह रहे हैं, लंदन से बाहर रह रहे हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, तो आपको वेबसाइट से मिल सकता है। तो आपको ये 2 डॉक्यूमेंट लाजमी चाहिए, टीबी टेस्ट। और सबसे पहले तो आप कैश खोलेंगे तो आपको पहला सवाल ये करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट, अच्छा, बैंक फाइनेंशियल आपको बहुत स्टेटमेंट, जो ज़रूरत भी है। फाइनेंशियल प्रूफ्स है, स्टेटमेंट की कॉपी जो एज अ प्रूफ लगती है कैश शील्ड के अंदर, वो आपको यूनिवर्सिटी बताएगी। आपकी इनिशियल फ़ी डिपॉजिट, आपका टोटल डिपॉजिट, इन सब से ये सारी चीज़ें तो हम आपको नहीं बता सकते, हमने अपने लिहाज से की थी, जो कि हमें हमारे कंसल्टेंट ने गाइड किया था। आप लोग अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके बगैर कैश शील्ड नहीं जा सकती आगे, रिमेंबर। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। डन। And, कैश इज कैश, कैश इज एवरीथिंग। कैश इज़ एवरीथिंग। एंड उसके बाद अब मिलेंगे न्यू वीडियो में, जिसमें हम आपको सारा वीज़ा का प्रोसेस बताएंगे, एवरी सिंगल डिटेल, हाउ वी गॉट अवर वीज़ाज। एंड जब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।